नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। बुधवार दोपहर 1:53 पर भारतीय वायुसेना ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 कुन्नूर के पास हादसे का शिकार हो गया है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी का एक वीडियो सामने आया है। 8 दिसंबर देश के लिए एक बड़ी दुर्घटना का दिन साबित हुआ है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की मौत की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत इस बार भी आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहते। उनके नजरिए से अभी 5-6 मांगे और मानी जानी बाकी है। बुधवार दोपहर 1:53 पर भारतीय वायुसेना ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 कुन्नूर के पास हादसे का शिकार हो गया है। जनरल विपिन रावत इसमें सवार हैं। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच घोषित कर दी गई है। ये खबर सच भी हो गई, जिसके झूठ होने की दुआ पूरा देश कर रहा था, लेकिन अब भी जनरल रावत की सेहत के बारे में ठोस जानकारी नहीं मिली थी। मीडिया और चश्मदीदों के हवाले से पता चल रहा था कि हादसा भीषण है और किसी के बचने की उम्मीद बहुत कम है। फिर भी लोग ये आस लगाए हुए थे कि कोई चमत्कार हो जाएगा कि जनरल रावत जिंदा है। लोग जानकारी के लिए सरकार की तरफ देख रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बोले, लेकिन जनरल रावत की सेहत को लेकर कुछ नहीं कहा। कयासों और आशंकाओं के बीच धुंधली और एक उम्मीद जो बची थी वो भी धीरे धीरे शाम होते हुए खत्म हो गई। लेकिन शाम को 6:03 पर भारतीय वायुसेना ने अपने बयान में जनरल रावत की मौत की पुष्टि कर दी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक पुलिस वैन में कुछ सुरक्षाकर्मी सवार हैं। उनके हाथ में राइफल है और स्थानीय लोग सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। कुछ जवान दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो कुछ वैन की आड़ में पत्थरबाजी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना के बीच एक बार फिर सुरक्षाकर्मी राइफल ऊपर हवा में उठाकर हवा में फायरिंग करता भी नजर आ रहा है। यह सुरक्षाकर्मी एक बार वीडियो बनाने वाले शख्स की तरफ निशाना लगाने का इशारा करता है, हालांकि वह फायर नहीं करता है। वीडियो में पत्थरबाजी के बीच सुरक्षा बलों के जवान संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। बुधवार को साउथ कश्मीर के शोपिया में 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली थी। इसके बाद ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। 8 दिसंबर की सुबह से लेकर शाम तक चले ऑपरेशन के बाद सेना ने तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों में चोलेट शोपिया का रहने वाला आमिर मंजूर, रेडवानी कुलगांव का हासिब अहमद और कॉपरेंस शोपिया का रईस अहमद शामिल है। पुलिस ने आतंकियों के पास से एक AK-47 और 2 पिस्टल बरामद किए हैं। तीनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा TRF आतंकी गुट के बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर तीनों आतंकियों के मारे जाने की जानकारी भी दी है। 8 दिसंबर देश के लिए एक बड़ी दुर्घटना का दिन साबित हुआ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की मौत की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सवाल उठता है कि खाली हुए इस पद के दावेदार अब कौन हो सकते हैं। देश की सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी अब किसके कंधों पर होगी। विपिन रावत की मौत की खबर ने सरकार और देश दोनों ही को सदमे में लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन सवाल देश की सुरक्षा का है। इस दुर्घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम को करीब 6:30 बजे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक की। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कमेटी के अन्य सदस्य भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में विपिन रावत की जगह पर नए CDS के नाम पर चर्चा हुई। सीनियरिटी के हिसाब से जनरल MM नरवणे की दावेदारी सबसे मजबूत दिख रही है। डिफेंस एक्सपर्ट सुशांत सरीन ने बताया कि सरकार किसे अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चुनेगी यह तो कोई नहीं जानता है, लेकिन हाँ, संभावना जरूर व्यक्त की जा सकती है। यह पद इतना अहम है कि किसी सीनियर और अनुभवी अधिकारी को ही इसके लिए चुना जा सकता है। इस लिहाज से देखें तो तीनों सेना में आर्मी और नेवी एयरफोर्स के चीफ इसके प्रबल दावेदार हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का अंतिम संस्कार शुक्रवार को होगा। एक जानकार के मुताबिक गुरुवार शाम दोनों का पार्थिव शरीर दिल्ली
लाया जाएगा। शुक्रवार सुबह इन्हें जनरल रावत के घर पहुंचाया जाएगा। यहां सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। सीडीएस और उनकी पत्नी की शव यात्रा कामराज मार्ग से बरार चौक तक होगी। दिल्ली कैंटोनमेंट में अंतिम संस्कार होगा। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में उन्होंने इस हादसे पर बयान दिया। वे 11 बजे लोकसभा पहुंचे और उसके बाद राज्यसभा में यह जानकारी दी। वहीं कुन्नूर में हादसे वाली जगह से ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया गया है। इससे ही हादसे की असल वजह सामने आ सकती है। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार दोपहर करीब 12:20 पर सीडीएस रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इसमें जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 लोग भी सवार थे। इसमें 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 लोग का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। गंभीर हालत में वेंटिलेटर और मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, जहां से करीब 5.5 घंटे तक खबर आती रही कि जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत कुछ अफसर बुरी तरह से घायल हुए। लेकिन फिर बारी बारी से मौत की खबर आने का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे देश जो है बेहद गमगीन स्थिति में पहुंच गया। किसान नेता राकेश टिकैत इस बार भी आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहते हैं। उनके नजरिए से अभी 5-6 मांगे और मानी जानी बाकी हैं। बुधवार को केंद्र सरकार गठित कमेटी की तरफ से आए सरकारी प्रस्ताव को पंजाब हरियाणा के किसानों ने मंजूरी दे दी है। विरोध हुआ तो टिकैत खेमे का जो संख्या में कम रहा। अब ऐसे में खेमा और टिकैत साहब ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। अकेले बढ़ता देख मजबूरन राकेश टिकैत को भी झुकना पड़ा और सरकार की तरफ से आए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही किसानों के बीच कहा कि सरकार अपनी बातों से मुकरी तो दोबारा आंदोलन शुरू कर लेंगे। सरकारी ड्राफ्ट में 2 मांगों का माना जाना भी शामिल रहा है। इसमें मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा और सभी केस वापस रद्द किए जाएंगे। ऐसा सुनते ही हरियाणा तैयार हुआ है और पंजाब तो पहले ही पैकिंग कर रहा था। हरियाणा के लिए केस हटवाना बड़ी बात थी। वर्ष 2016 में हुए जाट आंदोलन वाला ही डर किसानों को सता रहा था। पिछले 5 सालों से आंदोलन के केसों में अंतर्गत पकड़े गए लोग आज भी जेलों में बंद है, जबकि किसानों पर तो देशद्रोह की धारा भी लगी हुई है। ऐसे में उनका डर भी सच्चा ही है। सिंधु बॉर्डर पर मीटिंग खत्म होने के बाद शाम 6 बजे किसान नेता बाहर निकले। सभी के चेहरे खिले हुए थे, लेकिन जब राकेश टिकैत आए तो उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। टिकैत ने कहा कि किसानों की बहुत सी मांगे अभी बाकी हैं जो सरकार ने भेजी हैं, उनको मान लिया गया है, सभी की सहमति हुई है। जब आधिकारिक रूप से मांगे मान ली जाएंगी तब आंदोलन को हटा लिया जाएगा। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पैरा कमांडो विवेक कुमार भी तमिलनाडु में हुए कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए हैं। विवेक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत के साथ थे और उनके पीएसओ थे। विवेक अपने पीछे 6 माह का बेटा, पत्नी और माता पिता को छोड़ गए हैं। वह 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। जानकारी के अनुसार विवेक कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर उपमंडल के कोसारी इलाके के अपर ठेहू गांव के थे। लांस नायक विवेक कुमार 2012 में जैक राइफल में भर्ती हुए थे। बाद में वे पैरा कमांडो में चले गए। साल 2020 में विवेक की शादी हुई थी और 5 माह पहले सितंबर में बेटे के पिता वो बने थे। उनकी बेटे का पहला जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए तमन्ना अधूरी रह गई। उनके पिता रमेश चंद दिहाड़ी का काम करते हैं, जबकि माता आशा देवी गृहिणी है। विवेक का एक छोटा भाई है जो बैजनाथ के चौबिन में बेकरी का काम करता है। एक बहन की शादी हो चुकी है। विवेक अक्टूबर में घर छुट्टी पर आने वाले थे। विवेक का ससुराल कोसरी गांव में ही है। 12वीं की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह जैक राइफल में भर्ती हुए थे। ठेड़ू पंचायत के प्रधान विनोद कुमार से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि आर्मी की ओर से उन्हें फोन कॉल आई थी। बुधवार करीब शाम को 4 बजे फोन कॉल के जरिए सेना के ने लांस नायक विवेक कुमार के पारिवारिक सदस्यों का ब्यौरा पूछा था। इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी गई थी। जिलाधीश कांगड़ा
निपुण जिंदल ने भी कहा था कि उनके पास विवेक के शहीद होने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि कांगड़ा के लोकसभा सांसद किशन कपूर और राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने सोशल मीडिया पर विवेक के शहीद होने की जानकारी दी और श्रद्धांजलि भी दी है। वहीं विवेक के गांव में मातम पसरा हुआ है। कोरोना के खतरे के बीच कांग्रेस 12 दिसंबर को जयपुर में बड़ी रैली करने जा रही है। रैली से कोरोना के खतरे के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का तर्क देते हुए बचाव किया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रैली से कोरोना फैलने के सवाल पर कहा कि जो भी रैली में आएगा वो डबल वैक्सीनेटेड होगा। रैली में आने वाले के वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। अगर दोनों डोज नहीं लगती है तो आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ लेकर आना अनिवार्य होगा। डोटासरा ने कहा कि रैली में यह हम सुनिश्चित करेंगे कि बिना वैक्सीन लगाए कोई रैली में नहीं आएगा। यह सुनिश्चित होगा कि हर व्यक्ति मास्क लगाकर रैली में आएगा। रैली में नो मास्क नो एंट्री का नियम लागू होगा। रैली में आने वाले को चेक पोस्ट पर ही चेक किया जाएगा। रैली के एंट्री पॉइंट पर भी चेक किया जाएगा। रैली के लिए 2 लाख मास्क की व्यवस्था भी की गई है। बिना मास्क एंट्री नहीं दी जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। कांग्रेस रैली में 1 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटने का दावा कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हजारों लोगों के रैली में आने पर जांच की व्यवस्था कैसे होगी। इतनी बड़ी तादाद में आने वाले लोगों को दोनों डोज लगी है या नहीं है जांचने के लिए बहुत वक्त लगेगा। रैली वाले दिन एंट्री गेट पर सर्टिफिकेट जांचने में भी कतारें लगने की संभावना है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रह सकेगी। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं। व्याकुल नहीं होना है, ज्यादा व्याकुल मत होइए। भरे विधानसभा में जब प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने यह बात बीजेपी के कोटा के विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को कही तो उस दिन पूरे दिन विधानसभा की कार्रवाई नहीं चली। विधानसभा अध्यक्ष को सरकार के तरफ से मनाया गया तब कहीं बात बनी थी। उसके बाद से सत्तारूढ़ दल के नेता आपस में ही उलझ रहे थे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जब बीजेपी विधायक ने कहा कि जनगणना जाति नहीं गरीबी के आधार पर होनी चाहिए, इस पर जेडीयू के मंत्री कह रहे थे कि जातीय जनगणना की समय की मांग है। इस सर्वे के बाद सभी वर्गों को उसके अधिकार के हिसाब से हक मिलेंगे। विवाद लगातार गहराता जा रहा है। 1-2 दिन पहले बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और बीजेपी के एमएलसी नवकिशोर यादव आपस में संसदीय भाषा का तक उन्होंने आपस में प्रयोग किया था। शराबबंदी को लेकर सबसे ज्यादा सत्तारूढ़ नेता आपस में भिड़े हैं। बीजेपी ने बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की बात भी कही है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बलौच ने कहा है कि जिस तरह देश में कृषि कानून को वापस ले लिया, बिहार सरकार को उसी तरह शराबबंदी के कानून को भी वापस लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। जनता से सीधे संवाद करना शुरू कर दिया गया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्राविधिक शिक्षा मंत्री जतिन प्रसाद गुरुवार को आगरा आ रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा कॉलेज फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं जतिन प्रसाद नुनाही स्थित लेदर टेक्निकल कॉलेज में प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। डिप्टी सीएम का जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम जारी किया गया है। डिप्टी सीएम सुबह 10:40 पर आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर राजकीय विमान से पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से कार से फिर वो मोती कटरा रोड स्थित आगरा कॉलेज फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित सरोकार संवाद कार्यक्रम में अध्यक्षता करेंगे। वो यहां पर 45 मिनट तक रुकेंगे। इसके बाद सर्किट हाउस में जिला प्रशासन और अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद डिप्टी सीएम आगरा से सिरसागंज के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रदेश सरकार के प्राविधिक शिक्षा मंत्री जतिन प्रसाद मंत्री बनाए जाने के पहली बार आगरा आ रहे हैं। वो गुरुवार आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से करीब 11 बजे कार से आगरा आएंगे। ब्राह्मण चेतना परिषद के पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद मंत्री जतिन प्रसाद नुनही स्थित लेदर टेक्निकल कॉलेज सुबह करीब 11:30 बजे पहुंचेंगे। वो संस्थान के छात्र छात्राओं के द्वारा बनाए गए मॉडल और तमाम उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे।
वेस्ट बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक प्रेशर से इंडो गैंगटोटिक प्लेन में बारिश से कई इलाकों से रुकी हुई प्रदूषण कम हो रहा है और कई शहरों सहित दिल्ली में धीरे धीरे हवा के स्तर में भी सुधार हो रहा है। बुधवार को दिल्ली में 31 जगहों पर हवा का स्तर खराब और 8 जगहों पर मध्यम दर्ज किया गया। पर्यावरण विशेषज्ञ सचिन पवार ने बताया कि दिल्ली में वेस्ट बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक प्रेशर का असर कम पड़ा है। वहीं इस कारण दिल्ली में अनुमान है कि बारिश नहीं हो पा रही है। दिल्ली में छिटपुट बारिश हुई और तेज हवा चली, जिसका असर से अब जो है हवा पर भी असर उसका देखने को मिल रहा है। पवार ने बताया कि हिमाचल से आने वाली ठंडी हवा के कारण थर्मल इन्वर्सन होने के कारण दिल्ली में 10 दिसंबर से फिर से प्रदूषण का बढ़ना शुरू होगा। आईजीपी में हुई अच्छी बारिश के कारण अब हिमालय से अब ठंडी हवा आएगी और सुबह के तापमान को कम करेगी। इससे 10 दिसंबर से थर्मल इन्वर्जन होगा और प्रदूषण फिर से बढ़ने लगेगा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रही प्रदूषण के स्तर को देखते हुए एयर क्वालिटी कमीशन ने कड़ा अख्तियार रुख अपनाया है। दिल्ली एनसीआर में 12 दिसंबर तक अब केवल ग्रीन फ्यूल और सीएनजी से चलने वाली फैक्ट्रियों को छोड़कर अन्य सभी तरह के फ्यूलों से चलने वाली फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एयर कमीशन फ्लाइंग स्क्वाड ऑर्डर के कंप्लायंस को जमीन पर चेक किया जाएगा। खास बात यह है कि नोएडा की संदीप पेपर मिल भी बंद होगी। पेपर मिल कोयले से संचालित होती है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। दस सेकंड में आप एक बिजनेस को एक ब्रांड में बदल सकते हो। कैसे? ब्रांड स्पॉट 365 डाउनलोड करिए, लॉग इन करिए, एक क्रिएटिव सी डिजाइन पर क्लिक कीजिए, लोगो अपलोड करिए और बन गया आपका बिजनेस एक ब्रांड। ये ऐप हमारे जैसे बिजनेसमैन को देता है अनलिमिटेड प्रमोशनल डिजाइन, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स, मोटिवेशनल और कई तरह के क्रिएटिव पोस्ट, जिसे आप हर रोज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करके बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस की डिजिटल प्रेजेंस। वो हमारी बिजनेस लाइन में कहते हैं ना, देखने का पैसा नहीं लगता है, ट्रायल फ्री है, झंझट नहीं है, लोगो अपलोड, सीधा डाउनलोड और फिर शेयर। बस ब्रांड स्पॉट 365 आसान है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह भी विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर मनोहर ने सीनियर मेडिकल अफसर पद से इस्तीफा दे दिया। वह खरड़ सिविल अस्पताल में तैनात थे। अब वह फतेहगढ़ साहिब के बस्सी पठाना विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। डॉक्टर मनोहर ने लोगों से मिलना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने बस्सी पठाना में अपना ऑफिस भी खोल लिया है। डॉक्टर मनोहर ने इसकी पुष्टि भी की है कि अगर कांग्रेस हाईकमान ने मंजूरी दी तो वह जरूर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि यह विधानसभा क्षेत्र एससी वर्ग के लिए रिजर्व है। बस्सी पठाना से इस वक्त कांग्रेस के गुरप्रीत सिंह जीपी एमएलए हैं। वह भी लगातार दूसरी बार टिकट के दावेदार हैं। गुरप्रीत सिंह जीपी का कहना है कि उन्हें भरोसा मिला है कि क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों की बदौलत उन्हें दोबारा टिकट मिलेगी। उन्होंने सवाल भी उठाया कि एक ही परिवार में 2 सदस्यों को टिकट कैसे मिल सकती है। डॉक्टर मनोहर ने पिछले साल ही कोरोना महामारी के दौरान बस्सी पठाना में गतिविधियां शुरू कर दी थी। नंदपुर कलौर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तैनाती के वक्त वह लोगों के बीच खूब फेमस हो रहे थे। इसे देखते हुए वहां से मौजूदा कांग्रेसी विधायक गुरप्रीत जेपी ने उनका तबादला करवा दिया था। डॉक्टर मनोहर एनेस्थीसिया में पोस्ट ग्रेजुएट होने के साथ जर्नलिज्म में एमए और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से लॉ ग्रेजुएट भी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,419 मामले दर्ज किए गए और 159 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 8,251 लोग ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में एक्टिव केस की संख्या 94,742 है और रिकवरी रेट 98.36% है। देश में अब तक 130.29 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। गोवा में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदिग्ध मामले सामने आए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि संदिग्ध संक्रमित रूस से दिल्ली होकर गोवा लौटे हैं। उन्होंने कहा कि अभी सीधे तौर पर इसे ओमिक्रॉन का मामला नहीं कह सकते हैं। उनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। सीएम सावंत ने कहा है कि पैनिक खड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैं लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील
करता हूं। कई राज्यों में ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए केंद्र ने राज्य सरकारों से ओमिक्रॉन संक्रमित सभी पेशेंट को अलग अलग आइसोलेशन फैसिलिटी में रखने का निर्देश दिया है। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने राज्यों और यूटीएस को लिखे लेटर में यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ओमिक्रॉन संक्रमितों में कोई भी क्रॉस इन्फेक्शन ना किया जाए। स्वास्थ्य कर्मियों में ओमिक्रॉन फैलने से रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतने का भी आदेश दिया गया है। पंजाब में विधानसभा चुनाव सिर पर है और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चुनावी यात्रा पर हैं। वे लगातार पूरे प्रदेश में घूम घूम कर चुनावी रैलियां कर रहे हैं और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को फंड भी दे रहे हैं। इसी क्रम में वह आज विधानसभा क्षेत्र पायल पहुंच रहे हैं, जहां पर वह अनाज मंडी के कांग्रेस के पहली बार विधायक बने लखबीर सिंह लखा की तरफ से बुलाई गई जनसभा को संबोधित करेंगे। यह जनसभा पायल कस्बे में ही कराई जा रही है, जिससे हजारों वर्करों के जुड़ने की उम्मीद भी की जा रही है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह इस रैली से कोई बड़ा ऐलान तो नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद कैबिनेट की बैठक भी संभावित है। पंजाब में अध्यापक, एनएचएम मुलाजिम, पीएसयू कर्मी और टीआरसी मुलाजिम की हड़ताल पर है। ये सभी पक्का नौकरी और पे स्केल लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी पायल आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यह मुलाजिम उनका विरोध कर सकते हैं। जिसे देखते हुए पुलिस की तरफ से विशेष प्रबंध भी कर लिए गए हैं। रैली स्तर पर कल रात से पुलिस का पहरा लगा है और मुख्यमंत्री के रूट पर भी पुलिस मुलाजिमों को तैनात किया गया है। बीसीसीआई ने विराट कोहली को भारत की वनडे टीम के कप्तान पद से हटाकर बागडोर रोहित शर्मा को सौंप दी है। कोहली पहले ही टी20 कप्तानी छोड़ चुके हैं। पता चला है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें स्वेच्छा से वनडे टीम की कप्तानी से हटने के लिए पिछले 48 घंटों का इंतजार किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन 49वें घंटे में रोहित शर्मा को यह पद गंवा बैठे जो उन्हें दिया जाना था। शायद किसी को यह बात बताने के लिए उनका समय हो चुका था। विराट कोहली की बर्खास्त की जानकारी बीसीसीआई की तरफ से दी गई है, जिसमें कहा गया है कि जो बीसीसीआई चयन समिति है उसके अनुरूप यह फैसला लिया गया है। इस दौरान रोहित शर्मा को वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय टीमों को का कप्तान बनाने का फैसला भी किया गया है। कोहली ने बस यूं ही अपनी कप्तानी गंवा दी है। बीसीसीआई और राष्ट्रीय चयन समिति ने कोहली को कप्तानी से हटा दिया है, जिसकी महत्वाकांक्षा शायद 2023 वनडे विश्व कप में घरेलू सरजमी पर भारतीय टीम की अगुवाई करने की होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर है। 5 दिसंबर को देश से बाहर जाने का प्रयास कर रही एक्ट्रेस को मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। उनके खिलाफ ईडी ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। इस बीच एक्ट्रेस गुरुवार को फिर एक बार ईडी के सामने पेश हुई। उनसे तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर संग उनके संबंधों को लेकर पूछताछ की गई। ये तीसरी बार है जब जैकलीन से ईडी ने पूछताछ की है। ईडी की सूत्रों की माने तो एक्ट्रेस और कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के बीच करीबी रिश्ते थे और वह एक्ट्रेस पर पानी की तरह पैसे बहाता था। चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस को गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, इंपोर्टेड क्रॉकरी भी दी थी। इसके अलावा 52 लाख रुपए का एक घोड़ा और 9 लाख रुपए की 4 बिल्लियां भी उन्हें गिफ्ट की थी। जैकलीन के लिए सुकेश ने कई चार्टर्ड फ्लाइट्स भी बुक की थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्चे थे। जांच में यह बात भी सामने आई कि एक्ट्रेस को दिल्ली से मुंबई और फिर यहां से चेन्नई जाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट को भी सुकेश ने बुक करवाया था। एक्ट्रेस के कुछ 5 स्टार होटल में रुकने का भी खर्च सुकेश ने ही उठाया था। ईडी के दोनों के बीच की 3 बार हुई मुलाकात के बीच पुख्ता जानकारी मिली है। इसी को लेकर एक्ट्रेस से पूछताछ की जा रही है। मुलाकात सुकेश के अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद हुई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।